कोलकाता नाइट राइडर्स एक ऐसी टीम जो शुरुआत से सिर्फ एक ही फिलॉसफी को फॉलो करती हुई आई है, जो कि है कोरबो, लोरबो और जीतबू, यानी कि करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन लास्ट के कुछ सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स सब कुछ कर रही है, मैदान पे लड़ भी रही है, लेकिन एंड में जीत नहीं पा रही। लेकिन असली केकेआर फैंस को ये ज़रूर पता है कि एक ऐसा भी समय था जब केकेआर सब कुछ करती भी थी, मैदान पे एग्रेशन के साथ लड़ती भी थी और एंड में आईपीएल जीतती भी थी। और उसी समय को तो हम कहते हैं द गौतम गंभीर एरा। गौतम गंभीर के अंदर केकेआर 7 सीजन्स खेली थी, जिसके अंदर उन्होंने 4 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करा था और 2 बार ट्रॉफीज जीती थी। और ये केकेआर के लिए एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ आती है 2017 के बाद, जब 2018 की रिटेंशंस होने वाली थी, जिसने आईपीएल के सारे फैंस को, उसकी पूरी कम्युनिटी को शॉक करके रख दिया। और वो था कि केकेआर ने अपने मेन प्लेयर, अपने कैप्टन गौतम गंभीर को रिटेन नहीं करा। इसको सुन के हर एक फैन शॉक्ड था। लेकिन बाद में आगे जाके हमें एक क्लैरिफिकेशन मिलती है कि गौतम गंभीर खुद ही केकेआर से नहीं खेलना चाहते थे। वो अपना रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे और अपना आखिरी सीजन दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलना चाहते थे। और उसी के बाद केकेआर का डाउनफॉल शुरू हो गया। सो ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर के जाने के बाद केकेआर एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई? एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस ऐसा क्यों हुआ, और वही सारे रीजंस मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो केकेआर फैंस स्टे ट्यून्ड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मुझे पता है ये आप एंड तक बिल्कुल इंजॉय करोगे। सो देयर आर 5 मेन रीजंस वाई केकेआर फेल्ड आफ्टर गंभीर। फर्स्ट वाला रीज़न ज़्यादा समय तक लोगों को पता ही नहीं चला था, और जो लास्ट वाला रीज़न है क्या पता कुछ लोगों को पसंद ही ना आए और वो मुझे कमेंट्स में गालियाँ देने लगे। नंबर 1 रीज़न इज क्लैश विद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। कोई भी सक्सेसफुल टीम को देख लो, उनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो है देयर परफॉर्मेंस एट देयर होम ग्राउंड। टीम्स लाइक सीएसके एंड एमआई अपने होम ग्राउंड को अपना गढ़ बना लेती है और वहाँ बहुत कम मैचेस हारती है, जबकि केकेआर का विनिंग परसेंटेज एट देयर होम ग्राउंड गिरता रहा है आफ्टर गौतम गंभीर। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, और एंड द आंसर मैं जो दूंगा वो होगा पिच। यस, पिच। जब गौतम गंभीर केकेआर के कैप्टन थे तब ईडन गार्डन्स में स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती थी और तभी केकेआर के स्पिनर्स अपना मैजिक दिखा पाते थे, और जो केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, जिसकी वजह से केकेआर को ईडन गार्डन्स में हराना बहुत मुश्किल होता था। बट आफ्टर जीजी पिच सडनली फास्ट एंड पेसर फ्रेंडली हो गई, जो केकेआर को बिल्कुल भी सूट नहीं करी। वो उसको चेंज करवाना चाहते थे, बट इस कहानी में मेन विलन निकली सीएबी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, जिसने स्लो पिच और स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाने से ही मना कर दिया। ये बात नीतीश राणा ने 2023 में बोली थी इन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच नहीं मिल रही है, और ये बहुत बड़ा कारण बना केकेआर के डाउनफॉल का, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जीजी के बाद रही है उनके स्पिनर्स, जो इतने इफेक्टिव रहे ही नहीं उनके होम ग्राउंड पर। रीज़न नंबर 2, दैट इज़ वेंकी मैसूर इंटरवेंशन। अगर आप कोई भी केकेआर फैन से पूछ लो कि केकेआर गौतम गंभीर के बाद ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई, और उनका आंसर यही रहेगा कि केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर क्रिकेटिंग डिसीजंस एंड सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बट एक वक्त तक सब ये चीज़ मजाक में बोल देते थे, मतलब क्यों ही सीईओ इंटरफेयर करेगा डिसीजंस में। बट ये बात सच हो गई जब केकेआर के खुद के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 2022 में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हमारे सीईओ खुद सिलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद मानो सोशल मीडिया में आग ही लग गई। हर कोई ट्वीट करके यही पूछ रहा था कि टीम के सीईओ क्रिकेटिंग डिसीजन में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि उनने कभी क्रिकेट खेला भी नहीं। और अगले ही मैच में डैमेज कंट्रोल करने के लिए अय्यर ने फिर स्टेटमेंट दिया कि टीम के सीईओ बस मीटिंग्स में बैठते हैं और उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता क्रिकेटिंग डिसीजंस में। लेकिन जब तक सारे लोग समझ चुके थे कि केकेआर का कंट्रोल गलत इंसान के पास है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना केकेआर के फेलियर का। रीज़न नंबर 3, रूइंड ऑक्शंस। मेगा ऑक्शंस टीम के पास एक अकेला ऑप्शन होता है जिससे अपनी टीम को वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी टीम का मेगा ऑक्शन ही खराब हो जाता है तो उनके पास अगले मेगा ऑक्शन तक कोई भी चांस नहीं बचता, क्योंकि मिनी ऑक्शंस में सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स और बैकअप्स को ही सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन जो कोर टीम रहती है वो अगले मेगा ऑक्शन तक चेंज नहीं करी जा सकती। और केकेआर दोनों मेगा ऑक्शंस में, दैट इज़ 2018 एंड 2022 में अपनी कोर टीम को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाई, रिजल्टिंग इन फेलियर्स ईयर आफ्टर ईयर। साथ ही साथ उन्होंने अपने रिटेंशंस को भी ख़राब कर दिया बाय रिटेनिंग रॉन्ग प्लेयर्स एवरी टाइम। उन्होंने 2018 में सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर्स को रिटेन नहीं करा, और 2022 में उन्होंने वेंकटेश अय्यर को रिटेन करा ओवर शुभमन गिल। रीज़न नंबर 4, बिल्डिंग टीम अराउंड ओवरसीज प्लेयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीएसके का सोच के आपके माइंड में कौन से प्लेयर का नाम आता है, एंड 99% का आंसर होगा MS धोनी।
सेम विद मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा एंड आरसीबी एंड विराट कोहली। बट जब केकेआर की बात आती तो किस प्लेयर का नाम याद आता है? हाँ, अब शायद कुछ लोगों को श्रेयस अय्यर या गौतम गंभीर का नाम याद है, बट 2018 से 2022 तक सिर्फ आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण का ही नाम याद आता था। और कुछ लोगों के लिए तो अभी भी आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण ही केकेआर की ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू है। ये दोनों प्लेयर्स सिर्फ केकेआर की ब्रांड वैल्यू ही नहीं, केकेआर के मेन प्लेयर्स बन गए थे। केकेआर ने सबसे बड़ी गलती यही करी कि उन्होंने अपनी टीम 4 ओवरसीज प्लेयर्स के अराउंड बनाई, ना कि इंडियन प्लेयर्स। मतलब वो अपनी टीम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स रखते थे, लाइक पैट कमिंस, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, क्रिस लिन एक्सेट्रा, बट वो इंडियन प्लेयर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे। लेकिन अगर यही चीज़ गौतम गंभीर के वक्त से कंपेयर करें तो केकेआर की टीम में मेन प्लेयर्स होते थे इंडियन प्लेयर्स, लाइक खुद गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव, यूसुफ पठान, पीयूष चावला एंड लिस्ट गोज ऑन। पर हर एक आईपीएल फैन ने ये लाइन तो सुनी होगी कि ओवरसीज प्लेयर्स आपको कुछ मैच अपने दम पर जिता सकते हैं, बट टूर्नामेंट आपको आपके इंडियन प्लेयर्स ही जिताएंगे, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है। रीज़न नंबर 5, जो कि लास्ट रीज़न होने वाला है, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है और क्या पता तुम में से किसी को वो पसंद ना आए, बट मेरे अकॉर्डिंग एक वैलिड रीज़न है, एंड दैट इज़ ग्रूमिंग कर्स। सबसे पहले ग्रूमिंग का मतलब समझ लेते हैं। जब कोई टीम एक यंग टैलेंटेड प्लेयर जिसमें उन्हें पोटेंशियल दिखता है उसे अपनी टीम में लेती है और उसे ट्रेन करती है, आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर उसे मौका देती है ताकि वो आगे जाकर उनकी टीम को लंबे समय तक सर्व कर सके और एक मैच विनर बन के निकले। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव एंड रिंकू सिंह, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब तुम पूछोगे कि ग्रूमिंग में क्या बुराई है, मैंने उसे एक श्राप या एक कर्ज क्यों कहा, जबकि एक टीम को इससे अपना फ्यूचर स्टार मिल जाता है और इसका सीधा फायदा इंडियन क्रिकेट टीम को होता है। जिसका आंसर मैं ये रीज़न देते हुए बोलूँगा कि ग्रूमिंग इज़ फैंटास्टिक, बट ग्रूमिंग जिससे तुम्हारी करंट टीम वीक बने एंड नॉट यूटिलाइजिंग द ग्रूम्ड प्लेयर इज अ कर्स। आओ दोनों पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। केकेआर ने 2018 में अपनी टीम में बहुत सारे यंग प्लेयर्स लिए जिसमें उन्हें पोटेंशियल दिखा, बट इससे उनकी करंट स्क्वाड पर फर्क पड़ा, जिससे वो अच्छे इन्फॉर्म एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं ले पाए। शुभमन गिल, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, सब में अच्छा पोटेंशियल था, बट जब आप इतने सारे यंग प्लेयर्स ले लेते हो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं बट जिससे करंट टीम कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, इससे बेटर अप्रोच यही रहेगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया जाए जिसके अंदर कुछ यंग प्लेयर्स एंड बाकी के इन्फॉर्म एंड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को टीम में ज्वाइन करा जाए। दूसरा पॉइंट है नॉट यूटिलाइजिंग द ग्रूम्ड प्लेयर्स। वैसे तो केकेआर ने बहुत सारे प्लेयर्स को ग्रूम करा है, बट जैसे ही उनका पीक आने वाला रहता था केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल। इन दोनों को केकेआर ने सालों तक ग्रूम करा, जैसे ही इनका पीक आने वाला था केकेआर ने उन्हें रिटेन ही नहीं करा, और एंड में केकेआर की मेहनत का फायदा कोई दूसरी टीम ही ले गई। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ग्रूमिंग की वजह से केकेआर को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। ग्रूमिंग की वजह से ही केकेआर को रिंकू सिंह जैसा प्लेयर मिला जो करोड़ों में एक ही होगा, जो केकेआर को अब बहुत लंबे टाइम तक सर्व करने वाला है।